बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन से रेलिवेंट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा। वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। कुछ ना कुछ हम लोग अकाउंट्स भी बना रहे थे जो प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उनसे रेलिवेंट कुछ जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने देखना है कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम। और ये जो कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम है हमारे पास, ये दो किस्म के सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग पीआरसी अच्छे से करके आए हो ना, तो उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में, तो वहां पर एक छोटी सी बात उन्होंने लिखी थी कि जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। अब क्या होता है कि आप लोगों ने ना कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ लेके चलना होता है। तो उसके लिए दो डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम आपके पास आते हैं। कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स इन टर्म्स ऑफ हाउ द कॉस्ट अकाउंट्स रिलेट टू अदर लेजर अकाउंट्स। आज के लेक्चर में फिलहाल डिस्कस करेंगे हम लोग integrated accounts. Integrated accounts can be defined as a single set of accounting records that provide financial and cost accounts using a common input of data। मतलब अकाउंट्स को इंटीग्रेट कर दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मैच कर दो, और एक ही सेट ऑफ अकाउंट बनाओ। वहीं से कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पता चल जाएगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप लोग उसका प्रॉफिट भी फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है उसका पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको यूज करते हुए रेवेन्यू के साथ कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट भी आपको साथ ही मिल जाएगा। अ सिस्टम वेयर ऑल इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग इज केप्ट इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स। मतलब आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग अलग बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों आप लोगों ने एक साथ एक ही बुक के अंदर दोनों की अकाउंटिंग कर सकते हैं। As the name suggests, the cost accounts are integrated into the entity's bookkeeping system. There is a single journal ledger which includes the cost accounts. Double entry is simply the normal double entry associated with maintaining a set of accounts including the entire described above। जो कल हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही इनको लेके चलेंगे। इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज एंड ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट यूज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम मोस्टली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम लेके चलते हैं, इंटरलॉकिंग को बहुत कम यूज किया जाता है। अब हमारे पास आ जाती हैं इनके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट वन टाइम रीड करना है आप लोगों ने, और ये आपको तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, advantages: this system avoid duplication of effort between cost and financial accounting system by eliminating unnecessary duplicated records. There is no need to reconcile the profits of cost and financial accounting, as a single set of accounts calculates profit for both. This system has to reduce the cost of keeping two separate sets of accounts। मतलब कम काम अगर आप लोग देंगे अपने अकाउंटेंट्स को, तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है, आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाती है। तो ये तीन बेनिफिट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या, अकाउंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी डुप्लीकेशन नहीं हो रही कि एक चीज आप कॉस्ट अकाउंटिंग में की बुक में भी जाके लिखें, उसका रिलेशन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है वहां पर भी आप आके रिकॉर्ड करें, एक तो डुप्लीकेशन नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है, वन टाइम प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तो जब दो मरतबा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग से, तो रिकॉन्साइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा उसने आपको क्या बताया कि जब काम ही एक मरतबा कर रहे हो तो आपकी एफर्ट भी कम लगेगी, तो उसके ऊपर आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी।
डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं आप लोगों के पास? कहते हैं यूजिंग अ सिंगल सिस्टम फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अब बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होती है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होती है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि जो मैं यूनिट आपको सेल कर रहा हूं उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है। क्या आप किसी को ये बात बताओगे? तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पे क्या कहता है, यूजिंग अ सिंगल सिस्टम फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड द provisions of management information reduces flexibility. For example, inventory must be valued at full absorption cost for external reporting purposes in accordance with IS2 inventories, but management might require marginal cost information for decision making। तो ये हम लोगों ने दो किस्म के कॉस्टिंग फार्मूलाज हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके ऊपर मुकम्मल एक चैप्टर है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हम लोगों ने एक्सटर्नल पर्पस के लिए बतानी होती है ना, तो उसमें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है। क्या हम लोगों ने देखना होता है कि टोटल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जबकि डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम लोग लेकर जाते हैं तो हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को नहीं देख रहे होते। उस सिचुएशन में हम लोग सिंपली जाकर देखते हैं उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग को। मार्जिनल क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो फिक्स काफी सारी फिक्स कॉस्ट भी हमारी बढ़ती हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाने पर वो जो लॉस यूनिट होता है ना, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होती है। तो हमने सिंपली मार्जिनल कॉस्टिंग को देखना होगा। द सिस्टम causes a delay in providing information to management. Since this system is developed to provide information to both financial and cost accounting, it might get complicated. अब मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेने होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे भी लेंगे, वो प्रॉफिट्स को देखकर भी लेंगे, लेकिन वो डिसीजन होते भी कुछ ऐसी नेचर के हैं। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग को देखकर डिसीजन लेने हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री उसके पास मौजूद होनी चाहिए। अब जब तक उनके अकाउंट्स नहीं कंप्लीट होंगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस वजह से डिसीजन मेकिंग में उनका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। The system create difficulty for large entities which require detailed cost and financial information on ongoing basis। मतलब डेली बेसिस के ऊपर उनको कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अलग से चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन अलग से चाहिए। तो लार्ज एंटिटीज के लिए ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। अब आते हैं हम लोग इसके इलिस्ट्रेशन की तरफ। तो अगर इसकी इलिस्ट्रेशन को देखें ना, एग्जांपल द डायग्राम शोज द वेरियस लेजर अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज यूज्ड विद इन द इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फ्लो इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने ना प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा था। तो उससे ना ये मिलता जुलता ही है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल डेबिट, और कैश या पेएबल क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर लेबर वेजेस पे की हम लोगों ने, तो लेबर अकाउंट डेबिट या वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश या पेएबल क्रेडिट हो गया। फिर हम लोगों ने अगर प्रोडक्शन ओवरहेड पे किए एक्चुअल वाले, तो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट एंड कैश, और अगर पे नहीं किए तो पेएबल क्रेडिट हो जाए। और अगर नॉन प्रोडक्शन है तो उसके लिए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। तो ये आ गई हमारे पास पेएबल या कैश के लिए ये जो एक्चुअल अमाउंट थी। फिर रॉ मटेरियल हम लोग इशू करेंगे कहाँ, वर्क इन प्रोसेस। लेबर अभी अज्यूम करें जैसे डायरेक्ट है तो चली जाएगी वर्क इन प्रोसेस में, प्रोडक्शन ओवरहेड भी चले जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में। एंट्रीज क्या बनेगी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वेजेस या लेबर अकाउंट क्रेडिट, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। तो यहां से वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया, ये वर्क इन प्रोसेस मूव कर जाएगा हमारे पास फिनिश्ड गुड्स में, और एंट्री हमारे पास बनेगी फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस। और ये फिनिश्ड गुड्स जाके हम लोगों ने सेल कर देनी है, तो लेकर जाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जा रही है ना, ये है इनकी कॉस्ट, ये इनकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर इनको हमने सेल करना है, तो यहां से ये आ जाएगा। जब सेल करेंगे तो हमारे पास ये
सेल्स करेंगे तो एंट्री बनेगी रिसीवेबल या कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट, और सेल्स की क्लोजिंग होती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में। ये कल भी हम लोगों ने एंट्री की थी, और ये मैंने आपको करेक्ट भी करवाई थी एंट्री। एक एरर आ रहा था यहाँ पर कि भाई सेल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, सेल्स टू प्रॉफिट और लॉस। अब यहां पर देखें ना, तो ये बेसिकली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हमने सेल्स रिकॉर्ड करवा दी, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और अगर किसी किस्म के कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो वो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएंगे, और यहां से आपको पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। अब यही सारी स्टोरी इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, एक मतलब सिर्फ इसको रीड कर लें, इस स्टोरी को। सेम ऐसी स्टोरी थी जैसे हमने डिस्कस की, तो आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा, ऐसे ही है ना। चलिए अब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से रेलिवेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव से एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखें क्या डाटा गिवन है, तो रिक्वायरमेंट देखें क्या इन्होंने बताई हमें, नहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ये देखें क्या कुछ लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन अप्लाइज द अकाउंटिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। Following balances and transactions relate to the manufacturing company. Opening inventories, raw material हमारे पास 10,000 किलोग्राम मौजूद है, और इसकी टोटल वर्थ कितनी है, तो अगर पर किलोग्राम उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे आ जाएगी, 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 2.5 रुपीज पर किलोग्राम। एम आई राइट? तो ये आपको इसके रेट का पता चल गया, ओपनिंग एट अ रेट ऑफ 2.5 रुपीज पर किलोग्राम, तो आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट देखें वर्क इन प्रोसेस, ना ओपनिंग, ओपनिंग कोई भी नहीं है, और फिनिश्ड गुड्स जो हमारे पास जो ओपनिंग मौजूद है ना वो 1000 यूनिट्स ओपनिंग में, फिनिश्ड गुड्स भी अवेलेबल हैं, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 100,000 की। तो मतलब एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है, 100 रुपीज का एक यूनिट। अब खुद देखो कि 2.5 रुपए पर किलोग्राम हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, और उससे जो यूनिट बनाते हैं ना फिनिश्ड गुड, वो टोटल हमारे पास 4 रुपए की कॉस्ट पे आती है। ये सेलिंग प्राइस नहीं है उसकी। इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तो मोस्टली कॉस्ट पर होती है, क्योंकि ये जब सेल होंगे ना तो इनकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बहुत हाई होती है, तो ये अपनी कॉस्ट में मौजूद होते हैं 100 रुपए तक, मतलब 2.5 से 100 तक उसमें लेबर भी लगनी है, उसमें मटेरियल। अब ये भी पता नहीं है कि 1 किलोग्राम का ही एक यूनिट बनता है, या हो सकता है एक यूनिट बनाने में पता चले कि यहाँ पर 20 किलोग्राम लग रहे हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट का मटेरियल लग रहा होगा, लेबर आनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आने हैं, तो एक जो फिनिश्ड गुड्स बनती है ना हमारे पास वो 100 रुपए की थी। लेकिन ये स्टोरी है पिछले ईयर की या पिछले मंथ की। ऑलराइट, इस मंथ में या इस ईयर में इस टाइम पीरियड में करंट में क्या कुछ हुआ, तो उसने हमको बताया कि जो हमने मटेरियल परचेज किया ना ड्यूरिंग द पीरियड, वो 28,000 किलोग्राम मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, और उसकी वैल्यू 77,000। तो 77,000 डिवाइडेड बाय 28,000 इज इक्वल टू 2.75। अब देखें जो मटेरियल प्रीवियस ईयर मुझे 2.5 रुपीज पर किलोग्राम मिला था, करंट ईयर में वही मटेरियल 2.75 का मेरे पास पड़ गया। फिर कहता है हमने इशू की टू प्रोडक्शन, कितना मटेरियल हमने इशू कर दिया, 30,000 किलोग्राम मटेरियल इशू किया हम लोगों ने प्रोडक्शन वालों को। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना बच गया, 10,000 ऑलरेडी था, 28 हमने परचेज किया, टोटल जो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज था वो 38,000 किलोग्राम, उसमें से 30,000 हम लोगों ने इशू कर दिया फॉर प्रोडक्शन, रिमेनिंग कितना बच गया, ये बात समझ आ गई। और कहता है कि इस जो इशू टू प्रोडक्शन किया उसकी जो वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है वो यूजिंग FIFO मेथड। तो मींस दैट अगर मैं यहां की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 10,000 तो एज इट इज हमने सबसे पहले तो इसी को इशू किया होगा जो ओपनिंग में रखा होगा हम लोगों ने, कितने का रखा हुआ था ये हमारे पास है
तो ये 25,000 तो एज इट इज गया, तो इस रेट के मुताबिक चला गया। बात क्लियर? अच्छा, टोटल हमने इशू कितना किया? तो बाकी जो 20,000 हम लोगों ने इशू किया होगा वो करंट अपनी परचेजेस में से, तो वो कैसे, ये एग्जैक्ट 2.7 आ रहा था ना? अच्छा, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना? 50। तो जो हम लोगों ने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इशू किया उसकी टोटल वर्थ 80,000 है, और जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल मेरे पास बच जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? अब क्लोजिंग कितना बच गया हमारे पास? 8,000। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? फाइव मेथड है तो एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? ओपनिंग मौजूद था 25 का, 77 का परचेज किया, और क्लोजिंग मौजूद है हमारे पास 22 का। तो जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन के लिए इशू किया हम लोगों ने वो 80,000, मतलब रॉ मटेरियल से जो वर्क इन प्रोसेस को जाना है वो 80,000 का रॉ मटेरियल जाएगा। एनी डाउट? क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट वन इज लेबर। लेबर जो हम लोगों ने पे की ना, वो पे की 16,000 जो पे की वो 16,000 और टोटल पे कितनी की? तो ई पर और हम कितना पे कर रहे हैं? 6 रुपीज पर और हम लोग पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें से जो डायरेक्ट लेबर है ना आपकी, वो आएगी 15,000 तो जो आप लोगों ने 15,000 एट अ रेट ऑफ 6, जो 90,000 आपने इसमें से पे करना है आउट ऑफ 96, वो जाएगा डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस में। और जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6,000 का, मतलब वो जो 1,000 एक्स्ट्रा है वो इनडायरेक्ट लेबर है आप लोगों के पास। गॉट इट? टोटल 16,000 और उसमें से 15,000 डायरेक्ट लेबर और रिमेनिंग 1,000 इनडायरेक्ट लेबर। तो 96 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 90,000 लेकर जाएंगे डायरेक्ट लेबर के तौर पर वर्क इन प्रोसेस में, और 6,000 लेकर जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर एफओएच में। एनी डाउट? अब बात करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। अब जहां तक मटेरियल एंड लेबर कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो उन्होंने आपको ओएआर को दे बता दिया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड देखें तो इन टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास? 250। लेकिन इसमें से देखें स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर और वो कितना है? 20 का। अब देखें यहां कहते हैं कंप्लीटेड प्रोडक्शंस, टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमने कितने कंप्लीट किए इस टोटल टाइम ड्यूरेशन के अंदर? कितने? 4,000। ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड बताए ना 250, ये तो है एक्चुअल। जबकि यहां पर अगर आप लोग देखें 20 पर और के हिसाब से स्टैंडर्ड ओवरहेड जो ओ ए आर है, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का पता आपको यहां से जाके चलेगा कि आप लोगों ने कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए, उसका आइडिया आपको यहां से है। फिर इन तमाम के साथ जो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग द पीरियड, वो 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। ओपनिंग में भी 1,000 रखा हुआ था। तो जो टोटल फिनिश्ड गुड्स आपके पास अवेलेबल फॉर सेल बनी है वो 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो अवेलेबल फॉर सेल है। am I right? अच्छा, फिर देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल हमने फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है? 22,000, राइट? नेक्स्ट वन देखें, आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी कुछ नहीं था और क्लोजिंग भी कुछ, जबकि आपके पास फिनिश्ड गुड्स जो क्लोजिंग है वो कितनी है? 500 यूनिट्स। अब आप लोग को देखें तो फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल कितनी की होंगी? 4,500। आपके पास 1,000 पहले था, 4,000 आपने बनाया अवेलेबल फॉर सेल, आपके पास 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स थे, उसमें से 500 नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास बाकी बचे हुए हैं। तो रिमेनिंग 4,500 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड आपने सेल कर दिए, और इसकी वैल्यू फाइंड करोगे अंडर FIFO मेथड। और वो कैसे आएगी? जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पता चलेगा कि आपके पास कॉस्ट
ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ऑफ 4000 यूनिट्स कितना है, वहां से पर यूनिट फाइंड कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 500 करेंगे, तो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाए। बात क्लियर? बात क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। फिर कहते हैं जो रेवेन्यू है वो कहता है टोटल 540,000 का हुआ, लेकिन साथ में लिखा हुआ है सी अबाउ। क्या मतलब? छत को देखो क्या, कि भाई फिनिश गुड्स ऊपर देख लो कि मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं, छत को देख के कुछ नहीं मिलना। ओके, तो वो सी अबाउ मतलब क्वेश्चन के ऊपर देखो, तो वो कहता है कि भाई वहां से फाइंड कर लो 1000 प्लस लेस इज इक्वल टू, ये कह रहा था सी अबाउ। ओके, और 4500 यूनिट सेल करने पर टोटल रेवेन्यू कितना मिला? 5। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? हाँ, कितनी? 540,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 4500। 120 रुपए में एक यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। नजर नहीं आ रहा था? ओके। ओके, अच्छा अब हमने उसको बताना क्या कुछ है। कहते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन आर गिवन बिलो। अब सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात करें तो भाई रॉ मटेरियल से ही शुरू हो जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर ली थी। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में जो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने की थी ना, वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की थी। आज हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखो भाई ओपनिंग रॉ मटेरियल की कोई जर्नल एंट्री नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज तो किया ना, तो परचेज करने की एंट्री बता दो। तो जो हम लोगों ने परचेज किया था उसने बता दिया 77,000 का हमने परचेज किया था, जाके वो बता दो 77,000। ये बात समझ आ गई? फिर ये रॉ मटेरियल आपने इशू करना है फॉर प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे आप लोग जाकर? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे कितनी अमाउंट से, उसके लिए हमने कैलकुलेशंस कर ली थी। उसने कहा था फाइफो मेथड लेके चलना। तो जब कैलकुलेशंस की थी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी? 80,000। ये देखें, ये ऊपर हमने कैलकुलेशन कर ली थी 80,000, राइट। अच्छा, जब रॉ मटेरियल का आप क्लोजिंग आएगा तो क्लोजिंग की भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, रॉ मटेरियल का अकाउंट खत्म हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं लेबर के पास। जब हम लोग लेबर के पास आए तो लेबर के लिए हम लोगों ने पेमेंट की। जो पेमेंट की इन एक्चुअल वो कितनी अमाउंट की? तो जब पेमेंट की तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? लेबर अकाउंट वेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 96,000 से। लेकिन जब लेबर अकाउंट की क्लोजिंग करने लगेंगे तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों शामिल थे। तो डायरेक्ट के लिए हम लोग चले जाएंगे वर्क इन प्रोसेस के पास, और इनडायरेक्ट के लिए चले जाएंगे एफओएच के पास। तो इसमें से डायरेक्ट कितना था हमारे पास? 90, और रिमेनिंग 6,000 एफओएच को जाके चार्ज कर देंगे। ये बात भी क्लियर, लेबर का अकाउंट क्लोज हो चुका है। फिर हम लोग आएंगे अपने प्रोडक्शन ओवरहेड की तरफ। तो प्रोडक्शन ओवरहेड इन एक्चुअल जो हमारे पास हुए थे ना, वो 250 के हुए थे, एम आई राइट? तो 250 के साथ आपने प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट कर देना है और कैश को क्रेडिट। लेकिन जब आप लोग, और इसी के साथ साथ जब आप लोग इसको चार्ज करने लगते हो ना प्रोडक्शन ओवरहेड्स को टू वर्क इन प्रोसेस, हो जाता है एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड फाइंड करने होते हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने, उसने कहा था कि 20 के हिसाब से, ऐसे ही था ना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि अक्सर बच्चे ना मल्टीप्लाइड बाय 16,000 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना, वो डायरेक्ट लेबर आवर के मुताबिक है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास कितने आ रहे थे? 15,000। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू जो हमने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है वो कितना करेंगे? 300,000। जबकि इन एक्चुअल हुए कितने हैं? तो 50 के हमारे पास हुए हैं। ये बात क्लियर? तो यहां से ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन हम लोग जाके फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। अब हम लोग पहुंच गए वर्क इन प्रोसेस में। अब अगर वर्क इन प्रोसेस की बात करो, एक तो आपके पास चला गया मटेरियल, दूसरा चला गया लेबर, तीसरा चला गया एफओएच। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आपके पास कितना बन गया?
जहां पर आप काउंट कर सकते हैं इसको। मटेरियल गया आप लोगों के पास वर्क इन प्रोसेस में 80,000, लेबर गई वर्क इन प्रोसेस में 90, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 300 इज इक्वल टू 470। तो वर्क इन प्रोसेस का टोटल 470 बन गया। और वर्क इन प्रोसेस किसको ट्रांसफर होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस ये रहा। ओके हो गई बात। अब आपकी फिनिश्ड गुड, अगर आप लोग गौर करें यहां पर, वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं था, तो जितना वर्क इन प्रोसेस में आ रहा था ना वो सारे का सारा ट्रांसफर हो रहा था फिनिश गुड। लेकिन फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है। ऑलराइट, तो फिनिश गुड्स में टोटल कितनी कॉस्ट चली गई हमारे पास, 470 की। अब जरा यहां पर देखिएगा कि भाई 470 जो फिनिश गुड्स में जा रही है फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है वो, 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, 470,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू 117.5 रुपीज पर यूनिट। ऑलराइट, 117.5 रुपीज पर यूनिट। तो 500 यूनिट की क्या कॉस्ट बनेगी हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 500, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 58750। ये है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब देखें आपके पास तो ओपनिंग फिनिश गुड्स भी मौजूद थे, आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी मौजूद हैं, आपके पास फिनिश्ड गुड्स में कुछ अमाउंट डेबिट भी हुई है। तो जो फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल जानी है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 470, उसमें ऐड कर दो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऑफ रुपीज 100,000, तो ये 570 बन जाएगा। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन थी ना, ये देखें 100,000 की ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 470, टोटल बन जाएगा 570। उसमें से लेस कर दो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स ऑफ रुपीज 58,750, तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, 511,250। ये फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। और एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट एंड फिनिश्ड गुड्स। अगर ना समझ आए तो फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट बना लिया करो। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन था 100,000, वर्क इन प्रोसेस से वैल्यू आई, क्या ये बात समझ आ गई। क्लोजिंग यहां से फाइंड किया 58750, तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्या चार्ज करें, बैलेंसिंग वैल्यू। और ये वाली एंट्री जाके हमने रिकॉर्ड की है। अब ये बात क्लियर है, कोई शो। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल में टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 511,250 की। अब ये उन्होंने वो कुछ ना कुछ वर्किंग करके आपको बता दिया। अब बात आती है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, अब यहां पर अगर गौर करें ना, बजाहिर ऐसे लग रहा है जैसे 250 का प्रोडक्शन ओवरहेड था, हमने चार्ज कितना किया, 300 का। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 300,000। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 50 का ओवर एब्जॉर्प्शन है, am I right? लेकिन बेसिकली 50 का नहीं है। अब इस चीज को आप लोगों ने कैसे देखना है, इसके लिए भी अकाउंट बना लिया करें अपने पास। अब ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट किस बात पर आता है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर। भाई नहीं समझ आ रही आप लोगों को, जाओ अपने पास एक अकाउंट बना लो, प्रोडक्शन ओवरहेड का ये अकाउंट बन गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहली चीज क्या आती थी, एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ रुपीज।
डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन थे कि आपके जो ओवरहेड्स इन एक्चुअल हैं वो 250 के हैं, जाके मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया FOH। फिर हमने जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किए वो कितने हमने चार्ज किए, 300,000। अब यहां पर देखा जाए ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 50,000 का ओवर एब्जॉर्ब आ गया, एम आई राइट? लेकिन 50 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट लेबर भी तो आपने भेजी थी, और इनडायरेक्ट लेबर आपके पास कितने की आई थी, 6,000। 9 को उल्टा करे करवट ले लिया है 9 ने, तो 6 बन गया। 6,000 का आप लोगों ने इनडायरेक्ट लेबर भी तो रिकॉर्ड की थी ना। अब आके देखो अंडर एब्जॉर्ब है या ओवर एब्जॉर्ब। ओके, तो मतलब आपने सिर्फ उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस नहीं लेना, आपने अपने पास प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट बनाना है। सपोज अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल होता, मैं वो भी आके यहाँ पे रिकॉर्ड करता। क्लियर? लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है ना, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क या एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट, जो भी आपने बेस बनाई हो उसके मुताबिक। तो हमारे पास बेस थी डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो उसके मुताबिक गए तो 300 चार्ज किया, जबकि चार्ज कितना करना चाहिए था, 256। एम आई राइट? राइट? तो कितना ज्यादा है, 40, तो यहाँ पे 44,000 आ जाएगा। अच्छा आप देखो, ओवर एब्जॉर्ब है चाहे अंडर एब्जॉर्ब है, रूल क्या था, किसको चार्ज करना है? तो ये वाली एंट्री अब आपके पास क्या बनेगी, FOH डेबिट एंड, ये देखो समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब ये इसने अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की वर्किंग करके दे दी इस तरह से, और वही काम मैं आपको लेजर की अकाउंट में समझा देता हूँ कि आपके पास लेजर इस, अगर आप लेजर पे सही से ग्रिप रखेंगे ना, आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली। स्टेटमेंट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस करो माइनस करो, आप लोग लेजर की तरफ चले जाया करें। नेक्स्ट देखें, अब आती है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स। तो आपने 540 का रेवेन्यू अर्न किया था, याद है आप लोगों को? तो रेवेन्यू अर्न किया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, रिसीवेबल या कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये आ गए आप लोगों के पास। फिर सेल्स को क्लोज करना है, तो जब सेल्स को क्लोज करोगे तो सेल्स को डेबिट कर दोगे, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंट्रोल के वर्ड से नहीं घबरा जाना आप लोगों ने कि भाई उधर कंट्रोल लिखा हुआ है तो मेरा तो कंट्रोल ही नहीं था। तो आप बगैर कंट्रोल में भी कंट्रोल के साथ हो, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख लेना, इनकम स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख लेना, कोई फर्क नहीं। ठीक है? अच्छा, ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप नहीं कर रहे, तो आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही लिखा। ओके हो गई बात? अच्छा नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, जो गुड्स हम लोगों ने सेल की हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितनी बन रही है। तो अब यहां पर आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन की नहीं थी, तो कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बन रही थी? तो आप लोग जा क्या जाके रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ ₹511,250, और यहां से आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, आप देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें। ये प्रॉफिट गलत नहीं कैलकुलेट कर रहा। अच्छा, उसके साथ वो इनडायरेक्ट जो है हमारे पास वो भी चीजें साथ में शामिल कर रहा है। और यहां पर देखें, सेल्स हमारे पास आ गई इन टोटल 540,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, ये आ गए प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे बात कर दी। इसके बारे में तो डाटा नहीं गिवन था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स वगैरह, और प्रॉफिट 72,750। और उसके बाद इसने लेजर्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपके रेवेन्यू की वैल्यू तो बिल्कुल ठीक ठीक, लेकिन जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिटरमिन किया है
तो इन्होंने ना जो प्रॉपर इसका मेथड होता है ना इसको डिटरमिन करने का, उस मेथड के मुताबिक ये नहीं चले जो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ा हुआ था उसके मुताबिक नहीं चले। तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखो, इनिशियली आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट था, ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल, उसको आप लोगों ने ये देखें डेबिट किया था कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट। ये देखें कितनी अमाउंट से, 511,250 अगेंस्ट फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी। तो ये यहां पर आ गया 511,250। अब अगर किसी किस्म का कोई भी हमारे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ना होती तो कॉस्ट ऑफ सेल बिल्कुल यही थी, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लेकिन ड्यू टू ओवर एब्जॉर्प्शन आपने अपने फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को डेबिट किया और कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट बाय रुपीज। तो जहां से फिर कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट को पहले क्रेडिट भी तो करो 44,000, कहां से, FOH के अगेंस्ट, राइट। अब जब इसकी क्लोजिंग करोगे ना तो कॉस्ट ऑफ सेल कहां जाती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। तो कितनी अमाउंट के साथ जाकर हम लोग रिकॉर्ड करें कॉस्ट ऑफ सेल, बैलेंसिंग वैल्यू 4,67,250। तो अब जो कॉस्ट ऑफ सेल आपने रिकॉर्ड करनी है, जो आप लोगों ने 4,500 नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल ये वाली है। और उनसे रेवेन्यू आपको कितना मिल रहा है, अभी आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया ऑफ रुपीज 540। तो 540 में से ये वाली अपनी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो, तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या बन रही है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसने आगे हमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड से नहीं बताए हुए थे, अगर किसी किस्म के कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते तो वो इस प्रॉफिट में से मजीद लेस हो जाते तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता। ये बात क्लियर। बाद में उसने वो सारे लेजर्स वगैरह हमें बना के दे दिए रॉ मटेरियल वगैरह के, तो ये आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सैलरीज एंड वेजेस आ गई, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिनिश गुड्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब कुछ इजी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरलॉकिंग अकाउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।